Hello बच्चों, I am Smriti Agrawal and I welcome you all to my channel Simplify UPSC with Smriti, aiming to simplify your journey from aspirants to officers. आज का जो वीडियो है उसमें मेनली मैं आप लोगों को कुछ प्रीलिम्स के ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ। जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होगे तो अगर आप ये ट्रिक्स या ये एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो तो आपको अराउंड 30 to 40 मार्क्स का एज मिलेगा कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग दोज ट्रिक्स कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहला, जब भी MCQ सॉल्व कर रहे हो मेक श्योर कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने नॉलेज को ही दो। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे ट्रिक्स बोल रहा हो कि फैक्ट्स गलत है या कुछ भी हो, बट अगर आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ही है तो फिर कुछ भी, चाहे वो वहाँ पे फैक्ट्स हो, ट्रिक्स बोल रहा हो, गलत हो, सही हो, वो सब मत सोचना। हमेशा अपने नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ठीक है। सेकंड, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोशिश करना डेरिवेटिव लॉजिक लगाने का। डेरिवेटिव लॉजिक क्या होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ क्वेश्चन सेइंग कि जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट रैली हुआ था उसमें एक लीडर थे जिनका डेथ हो गया था ड्यू टू लाठी चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ दैट लीडर, एंड से आपको एक ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ओके, सपोज ये चार ऑप्शन है आपके पास। नाउ आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बोला था नॉलेज के बेसिस पे, सपोज आपको पता नहीं है कि कौन से वो लीडर थे जिनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नॉलेज के थ्रू आप नहीं सॉल्व कर पाए, बट स्मार्टली लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? मैंने क्या बोला, साइमन के अगेंस्ट जो रैली था, तो आप पहले उसका टाइमलाइन थोड़ा सा याद करना कि वो रैली कब हुआ होगा, वही 1928-29 अराउंड, राइट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, उस रैली में एक लीडर थे जिनका डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज। तो महात्मा गांधी जो थे, यू रिमेंबर कि वो फ्रीडम के टाइम थे, इंडिपेंडेंस के टाइम, आई मीन, राइट। तो जब वो 1947 तक थे तो ये तो इम्पॉसिबल है, एंड ऐसे भी ये तो बहुत कॉमन है, इनके बारे में तो सब जानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट सरोजिनी नायडू, ठीक है। अभी इनके बारे में इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप थोड़ा सा भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़े हो, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़े हो, तो आपको पता होगा इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था दरसाना सॉल्ट सत्याग्रह में। और वो कब हुआ था? 1930 अराउंड, 31। दैट मीन्स ये भी नहीं है इसमें। लाला लाजपत राय, चलो आपको आइडिया नहीं, बट छोड़ दो। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इफ़ यू रिमेंबर 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग कर रहे थे तो एक लीडर के डेथ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। दैट लीडर वाज बाल गंगाधर तिलक। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको ये वाला फैक्ट नहीं पता है, बट एटलीस्ट अपने कॉमन सेंस से, अपने स्मार्ट लॉजिक से आपने दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट किया ना। दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि स्मार्टली लॉजिकल लॉजिक के बेसिस पे एटलीस्ट कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। अब क्या होगा, जब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो एटलीस्ट आपके पास 50-50 चांस तो है, तो आप रिस्क ले सकते हो कि दोनों में से कोई एक होगा। एंड जिसको बाल गंगाधर तिलक वाला स्टोरी पता है वो ऑटोमेटिकली लाला लाजपत राय तक पहुंच जाएगा। यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से अबाउट डेरिवेटिव लॉजिक या स्मार्ट लॉजिक, जो आप नॉलेज के थ्रू ही डिराइव करते हो। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 2021 में पूछा गया था। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन देखो, फर्न, लाइकन, मॉस, मशरूम। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता इसमें क्या आंसर है, ठीक है, पता नहीं आपको फर्न क्या होता है और बाकी सब भी, पर इफ़ यू रिमेंबर आपने पढ़ा है अबाउट पायनियर स्पीसीज, रिमेंबर,
और अगर आपको पायनियर स्पीसीज याद हो तो उसमें बार बार लाइकन का नाम लिया जाता है, राइट? याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट पायनियर स्पीसीज वाला जो हम लोग प्राइमरी सक्सेशन टाइम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में? तो उसमें क्या बोला जाता है कि जब एक बेयर रॉक रहता है तो उसमें ये लाइकन जैसा पायनियर स्पीसीज ही आते हैं और रहते हैं। दैट मीन्स कि कुछ भी हो जाए, अगर लाइकन पायनियर स्पीसीज है, दैट मीन्स लाइकन तो 100% सर्वाइव करेगा ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। तो ऑटोमेटिकली जिसमें ऑप्शन में 2 नहीं है वो तो पहले ही हट गया। अब आप आ गए फिर से एलिमिनेट करके 2 वाले ऑप्शन में, 50-50 चांस। अब इसमें आप अगर 2 मारो या 2 and 3 मारो दोनों चलेगा। एटलीस्ट यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शन ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये ट्रिक्स हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद अब ये 2 और 2 and 3 में कौन सा सही है, अगर आपको मॉस के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि मॉस एग्जैक्टली क्या होता है, काई होता है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। एंड काई तो आप देखते हो किसी भी पत्थर में कहीं पर भी थोड़ा सा पानी जमा कुछ हुआ तो उग जाता है, राइट? तो काई के लिए तो अलग से सॉल्व चाहिए नहीं, तो उस हिसाब से आप 2 and 3 पे आ सकते हो। अगर आप 2 and 3 पे नहीं भी आए तो एज आई सेड कि आप इस एलिमिनेशन टेक्निक से एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही पाओगे। आई बात समझ? एंड फाइनली द थर्ड पार्ट दैट इज दिस ट्रिक्स जो मैं अभी आपको बताने वाली। ये आपका सबसे लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। जब आपने देख लिया कि आपका एक क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहा है, जब आप उसको स्मार्टली लॉजिकली ट्राई करें फिर भी नहीं हो रहा है, तब फिर इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अब एक बार और बता देती हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले मैं क्या करूँगी, आपको हर एक ट्रिक्स के बारे में बताऊँगी अलॉन्ग विथ एन एग्जाम्पल, ताकि आप वो और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी आपको कि ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ट्रिक्स में भी कुछ मतलब कई बार क्या होता है, मुझसे ओवरडू कर देते हैं, या वो सेम मतलब ऐसा 2 ट्रिक रहेगा, कोई बोलेगा कि सिमिलर ऑप्शंस राइट होता है, कोई बोलेगा कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑप्शंस राइट होते हैं, तो वो कैसे हमें समझना है। ठीक है, सो ट्रिक्स से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स है उन सबको दूर करने के लिए एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी एग्जाम से रिलेटेड। एंड फाइनली एक जगह पे सारे ट्रिक्स का समरी दूंगी ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको। ठीक है, एक बार मतलब एंड में सारा ट्रिक्स रिवाइज करवा दूंगी। एंड अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब भी कोई एमसीक्यू देखोगे, अगर उसमें डेटा दिया है, कोई फैक्ट्स है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई नंबर दिया हुआ है, यूजुअली वो रॉन्ग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये 2022 का क्वेश्चन है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, दैट इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। फैक्ट है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन है, कोई और भी तो चेयरमैन हो सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, बीबीबी रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये कोई फैक्ट नहीं है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ये ऐसा रेकमेंड करते, ये इसका काम है। उसके बाद बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। अगर आप ये तीनों स्टेटमेंट देखो तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो ऐसा फैक्ट्स है, राइट। और ऐसा फैक्चुअल, देखो रीज़न क्या है मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये डेटा और फैक्ट्स मोस्टली रॉन्ग क्यों होता है। अगर आप अपने आप को सोचो कि आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सेट करने बैठोगे ना, तो जब भी ऐसे बनाओगे ना क्वेश्चंस, तो जो सबसे इजी क्या होता है, डेटा या फैक्ट को चेंज करके गलत करना। समझ रहे हो? सपोज कहीं से आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपने ऐसे 3 स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद इजीली सपोज किसी चीज़ में लिखा है कि इसमें 3000 रुपीज़ एलोकेट किया गया था, सपोज ऐसा है, तो मैं अगर क्वेश्चन बना रही हूँ तो मैं आराम से उस 3000 को 8000 कर सकती हूँ उसको गलत बनाने के लिए। ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली, राइट। एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। एंड इसलिए याद रखना कि फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ।
ये है 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। 2021 में था द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। अगेन ध्यान दो, फैक्चुअल है ये। कौन ग्रांट कर रहा है लाइसेंस? ग्लोबल ओशन कमीशन। ज़रूरी थोड़ी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी सपोज लाइसेंस दे रहा होगा, उसको चेंज करके एक नाम ही तो ट्वीक करना है। यू गेटिंग इट? तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो यूजुअली रॉन्ग होते हैं। बाकी दो पढ़ो स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट वैक्ट नहीं है इसमें। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। क्या गलत लग रहा है इसमें? नॉर्मल स्टेटमेंट ही है, बट पहला वाला जो है वो इजीली ट्वीक किया जा सकता है। यू गेटिंग इट? तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी पढ़ोगे अगर कहीं पर भी फैक्ट्स या ऐसा कोई डेटा मिलता है तो यूजुअली चांस है कि वो रॉन्ग होगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली अगर 1 रॉन्ग हुआ, ये 3 गया और बी आंसर हो गया। वैसे ही इसमें बी आंसर। यू गेटिंग इट? अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिल रहे कोई स्टेटमेंट में, ग्रेटली इम्पैक्टेड, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, कोई चीज़ स्टीडीली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मेनली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में आपको ऐसे मिलेंगे, या फिर बोलेगा ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर ये कंटेम्पररी वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो मोस्टली ऐसे वर्ड्स वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 2019 का ये क्वेश्चन है, सेंट निम्बरका वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ट्रिक क्या बोल रहा है? कंटेम्पररी वर्ड वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं, तो ये रॉन्ग है। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। अगेन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड रॉन्ग है। यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से ऐसा ये जो वर्ड्स रहते हैं ना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ये जिसके कंटेम्पररी हैं, या कोई चीज़ स्टीडीली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यूजुअली चांस है कि वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टेक्निक और थर्ड ट्रिक पे, दैट इज एक्सट्रीम वर्ड्स वाला। कि अगर स्टेटमेंट में लिख दिया ऑल, कैन नॉट, एनी, ड्रास्टिकली, या फिर अगर वो 4 ऑप्शंस में नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है। देखो, नाइदर 1 और 2 अलग है, ठीक है, बट अगर 3-4 स्टेटमेंट है और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज अगर है, तो फेयर चांस है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसे को एलिमिनेट ही कर देना आप, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सट्रीम वर्ड्स कि एकदम ऑल या एनी, नन, ऐसा कुछ वर्ड लिखा होगा तो वो स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फिर से। फॉर एग्जाम्पल, ये जीएसटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट सा देखो। जीएसटी विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। कुछ उतना गलत नहीं लग रहा है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट and will enable it to increase its foreign exchange reserve drastically. It will enormously increase the growth and size of the economy and will enable it to overtake China in the near future. समझ आ रहा है? तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, ड्रास्टिकली, enormously, यूजुअली ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ए आंसर हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे थोड़ा ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा एक्सट्रीम वर्ड मिलेगा ना कि ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं मिलता है ऐसा कुछ, तो वो ऐसे थोड़ी है कि अब कोई जाके चेक किया कि वो क्या पता कहीं मिल जाए। यू गेटिंग इट? तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स ना यूजुअली रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ट्रिक पे। जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें कई बार देखना लिखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सो एंड सो चीज़ डिफाइंड है या कॉन्स्टिट्यूशन में सो एंड सो चीज़ मैंशनड है, तो यूजुअली वो गलत ही होता है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ डिफाइंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ मेंशन्ड नहीं है। अगर वो ऐसा एक्सप्लिसिटली लिखा होगा एक स्टेटमेंट में, चांस है 90% कि वो रॉन्ग ही होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी से सुन लो अच्छे से, क्या पता अभी भी एग्जाम में पूछ ले। सपोज बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना ही डिफाइंड है, याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या तो मेंशन्ड ही नहीं है या फिर मेंशन्ड होंगे पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आई मीन ऐसा कोई स्टेटमेंट हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिफाइंड है या ये चीज़ मेंशन्ड है, चांसेस है कि वो रॉन्ग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पढ़ो स्टेटमेंट्स। Pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. पता नहीं सही है गलत। The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. अगर नॉलेज सही है आप लोगों का, तो नॉलेज के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो 100% राइट है, और इसका आर्टिकल क्या है, 121 है सुप्रीम कोर्ट का और 215 है हाई कोर्ट का, जो इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, राइट। पर कोई बात नहीं, अगर ये भी नॉलेज नहीं है, ये अगर आपको ध्यान नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली डिफाइन वाला या मेंशन वाला जो ऐसा स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसे इसको रॉन्ग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 1, 2 एंड 1, 2 एंड 4 में सोचना है कौन सा राइट है। अब मैं जब आपको नीचे टिप्स बताऊंगी, उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इन दोनों में कौन सा राइट आंसर है, हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी नहीं बताती हूँ, नीचे पहले जब ट्रिक समझाऊंगी तब मैं यहाँ पर आकर फिर से आपको बताऊँ। पर अभी आप समझो एलिमिनेशन टेक्निक का काम क्या है, कि भले ही आपको एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुँचाए, बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ द ऑप्शंस। 50-50% चांस तक तो लाएगा। यू गेटिंग इट? ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा राइट होता है। अभी तो हमने देख लिया क्या क्या रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स होते हैं वो राइट होते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था, एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑल, कांट, नन, ये सब रॉन्ग होते हैं, ड्रास्टिकली, है ना। तो पर जो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, सम, मे, कैन, मोर देन, लेस देन, अगर इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो मोस्टली वो राइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो, अगर एक स्टेटमेंट लिखा है कि वो शायद, हाँ ठीक है, समथिंग कैन रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, तो कैन या मे फिर भी बहुत वो स्टेटमेंट इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टेटमेंट। और अगर ऐसा सॉफ्ट स्टेटमेंट है तो वो मोस्टली राइट होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them. नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, पता नहीं राइट है या रॉन्ग, छोड़ो। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। अच्छे से देखो, ये कौन से वाले ट्रिक में फॉलो कर रहा है, फैक्ट्स वाले ट्रिक पे। रिमेंबर मैंने क्या बोला था, फैक्ट्स वाले यूजुअली रॉन्ग होते हैं। क्या गारंटी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही पार्टनरशिप में लॉन्च किया, इसकी जगह कोई और एजेंसी भी हो सकता है। यू गेटिंग इट? अब देखो थर्ड, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on mission reduction goals। क्या इसमें गलत लग रहा है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, चलो इसके बारे में भी नहीं पता, इग्नोर करो। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100। क्या है, सॉफ्ट स्टेटमेंट, ये वाला ट्रिक, फिफ्थ नंबर। सॉफ्ट स्टेटमेंट मोस्टली राइट होता है।
फिर लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू द अंडर कोalition. अगेन फैक्ट, क्यों यही सेक्रेटेरिएट होगा, कोई और भी सेक्रेटेरिएट हो सकता है. यू गेटिंग इट? ये फिर से कौन सा ट्रिक में आया? फैक्ट्स वाले ट्रिक में. और फैक्ट्स वाले यूजुअली रॉन्ग होते हैं. दैट मीन्स आपके आंसर में 4 होगा और 2 और 5 नहीं होगा. तो देखो, अगर आप 2 और 5 को एलिमिनेट करते जाओगे आप ऑटोमेटिकली 1, 3, 4 में पहुंच जाओगे, जिसमें 4 भी है आंसर में. आर यू गेटिंग इट? और एक एग्जाम्पल देखते हैं. विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या बोल रहा है? हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली reduces इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. आपको मैं क्या बोली थी? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, ऊपर वाला ट्रिक रिमेंबर, ये रहा ट्रिक नंबर 3. एक्सट्रीम वर्ड्स वाले मोस्टली रॉन्ग होते हैं. ड्रास्टिकली वर्ड दिख रहा है, एक्सट्रीम वर्ड है, मोस्टली रॉन्ग. सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल. अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बिल्कुल ही कोई रोल ही प्ले नहीं करता बोल रहा है. एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग. इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन contribute to the salinization of some agricultural lands. मे बी, शायद करते. सॉफ्ट स्टेटमेंट है और अभी वाला ट्रिक में सॉफ्ट स्टेटमेंट मोस्टली राइट होता है. दैट मीन्स थर्ड वाला राइट. समझ आ रहा है? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछना, मैं आपको बताऊंगी. कोई भी ट्रिक में कोई डाउट है या कुछ भी और कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन है आप मुझे बताना, ठीक है? अब आते हैं साइंस एंड टेक टाइप के क्वेश्चन. पॉलिटी वाला तो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन मेंशन्ड, इफ़ यू रिमेंबर, वो रॉन्ग होता है. वैसे ही साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में ना कई बार आंसर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है तो ऑल ऑफ द अबव में आप टिक मार सकते हैं. साइंस एंड टेक में मोस्टली ऐसा होता है कि तीनों स्टेटमेंट्स राइट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. और कुछ कुछ ऑप्शन दिया, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स. तो क्योंकि ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, यूजुअली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है, राइट? नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नेवर ग्रो, ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता तो वो रॉन्ग होता. बट इस स्टेटमेंट बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है. सम भी लिखा है, कैन भी लिखा है. समझ आ रहा है? ये स्टेटमेंट यूजुअली राइट होगा. फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. क्या पता, वो लोग कोई जाके थोड़ी चेक कर रहे हैं. बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट में अगर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, वहाँ पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है. लेकिन अगर यही चीज़ नन लिख देता तो फिर तो गलती से एक मिल जाता तो गया उनका. समझ रहे हो? एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग होता है, पर ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है इसलिए राइट है. सेम लास्ट वाला भी. और ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में मोस्टली जब ऐसे रहता है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है. इसमें तो दोनों ट्रिक काम के, मतलब साइंस एंड टेक का ऑल ऑफ द अबव भी होता है, बोल के भी राइट है, प्लस ये तीनों बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मैम कैसे सॉफ्ट स्टेटमेंट लग रहा है या कैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, आप एक काम करना, मैंने आपको वर्ड्स तो बता ही दिया है, ठीक है? कि सॉफ्ट स्टेटमेंट जब बोलती हूँ तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो ये वर्ड्स उस स्टेटमेंट को सॉफ्ट बनाते हैं. वैसे ही मैंने इसका अपोजिट आपको बताया हुआ है कि कौन से एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो स्टेटमेंट को ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है? तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार PYQ जाके देखना. जब थोड़ा सा PYQ ऐसे स्क्रॉल करोगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. आप ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कौन सा एक्सट्रीम.
और हिंट में मैंने आपको वर्ड्स बता ही दिया। ठीक है, अब आते हैं 7th ट्रिक के ऊपर। दैट इज, सपोज ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का, मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ, और उसमें पूछा गया है कि इन सब में से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो याद रखना कि यूजुअली ये जो ऐसे मैचेस बना के दिए रहते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, वो लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आपको पता है कि कोई एक जो ऑप्शन है उसका आंसर गलत है, तो फेयर चांस है कि नीचे में जो दिए गए स्टेटमेंट है उनमें से भी एक का आंसर पक्का गलत होगा, वो इंटरचेंज किया हुआ होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड कंसर्निंग द सोर्सेस ऑफ वेरियस प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला देखो क्या बोल रहा है कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, क्या पता नहीं याद है सपोज। सेकेंड देखो, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, राइट। सिंगल सिटीजनशिप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, नहीं पता। फाइनली देखो, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो सिंगल सिटीजनशिप वाला है और ये जो फर्स्ट वाला है, ये दोनों एक्चुअल में इंटरचेंज्ड है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी ऐसे करेक्टली मैच्ड वाला पूछता है तो अगर आपको एक भी ऑप्शन कुछ समझ में आ जाए कि यार सिंगल सिटीजनशिप तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया हुआ है, ये तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, तो जिस ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ लेना कि ये एक्सचेंज हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। एंड यहाँ पर वैसा ही है, एक्चुअल में ये इंटरचेंज हुआ है। ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये ब्रिटिश नहीं, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यू गेटिंग इट? तो इसलिए ऑटोमेटिकली 2 और 4 राइट हो जाएगा। आपको अगर ध्यान हो तो आजकल थोड़ा नया स्टाइल का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है यूपीएससी में, जिसमें ऐसे नहीं पूछकर हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट करके पूछा जाता है। ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट, या फिर ऑल 4, ऐसा कुछ, राइट। तो जब ऐसा करेक्टली मैच्ड पूछेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि 2 स्टेटमेंट तो इंटरचेंज हुआ है, अगर कोई एक आपको गलत दिख जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 स्टेटमेंट इंटरचेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, बाकी 2। ठीक है, अब आते हैं लास्ट ट्रिक पे, नहीं और भी है, सॉरी। ठीक है, तो 8th ट्रिक क्या है कि यूजुअली यूपीएससी में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बट अगर ऑप्शंस में ये सारे दिखते हैं कि ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन में विजयनगर किंगडम होगा, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में है, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में है, अंडमान निकोबार ऑप्शन में है, आशियन कंट्रीज़ या आशियान के बारे में ऑप्शन में है, यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में, या फिर आईएमएफ ऑप्शन में, ये कुछ फेवरेट आंसर्स हैं यूपीएससी के। अगर ऑप्शन में ये दिख जाए और बिल्कुल भी नहीं पता हो तो ये सब में से टिक मार देना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, समझ आ रहा है? ये सब कुछ यूपीएससी के फेवरेट, मतलब अगर आंसर में ये ऑप्शन है तो यही आंसर है। जैसे एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑप्शन में देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जब भी ऑप्शन में, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी दिख जाए तो वो राइट आंसर है। समझ आ रहा है? अब जैसे ये देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव और वर्ल्ड बैंक। क्या बोले हैं? फेवरेट आंसर यूजुअली क्या होता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली या तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ आंसर होगा, एटलीस्ट ये 2 तो एलिमिनेट हुआ।
समझ रहे हो? 50-50 तक तो पहुँचे आप लोग। एंड उसके बाद अगर थोड़ा और अच्छे से सोचोगे तो आप फाइनल आंसर तक भी पहुँच सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है बताओ तो? जो वर्ल्ड बैंक है इसका मेन फोकस क्या रहता है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे, कैसे पॉवर्टी हटाया जाए, एजुकेशन लाया जाए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए, राइट? IMF का मेन फोकस क्या रहता है? फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे, कि अगर कोई इकोनॉमी ऐसे डूब रहा है या कुछ है तो उसको जल्दी से हेल्प किया जाए, शॉर्ट टर्म लोन वोन देकर, राइट? तो आप एक बार पढ़ो, रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये कौन देगा? थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे IMF आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको इन दोनों का काम पता है। बट एज आई सेड, अगर नॉलेज का गैप है और अगर एग्जैक्टली काम नहीं ध्यान आ रहा है या कुछ भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ये दो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है? अब एक और ट्रिक ये बोलता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सिमिलर ऑप्शन में से ही एक आंसर है। एग्जाम्पल, ये जो टर्म है लेवेंट, ऑफन हर्ड इन द न्यूज, कॉरिस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन पढ़ो। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, और इसका लास्ट ऑप्शन पढ़ो, द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। दिख रहा है सिमिलर ऑप्शन? तो अगर ऐसे सिमिलर ऑप्शंस हो तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दिए, आप एटलीस्ट 50-50 में पहुंच गए। एंड उसके बाद तो फिर आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसमें ध्यान से देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर एक रीजन के बारे में बात कर रहा है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स एंड द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मतलब ये सुन के मैं तो इस पर मार देती तुक्का, बट अगर आप यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो एटलीस्ट ये 50-50 तक पहुँच गए, वो इम्पॉर्टेंट है। यू गेटिंग इट? कैसे एलिमिनेशन ट्रिक यूज करना है। फाइनली कुछ टिप्स पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लास्ट वाला टिप्स बता रही हूँ आपको कि PYQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ, क्योंकि PYQ में क्या करता है, यूजुअली तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, 2021 में एक क्वेश्चन था, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो चार ऑप्शंस, आंसर है आर्टिकल 21। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। यू गेटिंग इट? क्वेश्चन पूरा सेम ही तो है, 2-4 वर्ड इधर उधर है बस। तो ऐसे PYQ रिपीट होते हैं, तो इसलिए PYQ बहुत अच्छे से देखो। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, अगर PYQ डायरेक्टली कॉपी नहीं भी हुआ हो ना, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट तो डायरेक्टली कॉपीड है, अगर बाय चांस, तो अगर PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आया ऐसा सेम टू सेम कॉपी किया हुआ, तो PYQ से डिराइव्ड करके क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऑलरेडी पूछ लिया गया ना 2021 और 24 में, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल से आया है। अब क्या करेगा, 2025 में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एक स्टेटमेंट ये होगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है इट इज़ टेकन फ्रॉम आर्टिकल 19। सपोज ये क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट होगा, और भी 2-3 स्टेटमेंट होंगे उसमें, और आपको बताना होगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो अगर आपने PYQ अच्छे से किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21 नॉट 19। यू गेटिंग इट? ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी होके नहीं भी आया तो PYQ से इनडायरेक्टली वो स्टेटमेंट लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो आपका सही से रहे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई करना टू अटेम्प्ट
एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अपने नॉलेज के बेसिस पे जितना भी कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं. चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे लास्ट अटेम्प्ट हो, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही सॉल्व होते हैं. उसके बाद ये एलिमिनेशन ट्रिक्स और यही सब यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कोशिश करना, अगर अच्छे से ट्रिक्स समझ गए हो, ट्रिक्स यूज़ करने जान गए हो, तो कोशिश करना कि 90+ क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है. तो अगर आपका एक्यूरेसी बहुत एकदम सही नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लो. ठीक है. नॉलेज नहीं तो ट्रिक्स यूज़ करके, बट ट्राई. ठीक है. बट अगेन एज आई सेड, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ट्रिक्स पे ज़्यादा रिलाई करो. अगर नॉलेज बोल रहा है कि वो चीज़ सही है, भले ही वो फैक्ट है, पर अगर आपको पता है कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो वो राइट है, तो वो राइट ही है. अपनी नॉलेज पे पहले रिलाई करना. ऐसा नहीं कि ट्रिक बोल रहा है तो ट्रिक के भरोसे बैठ जाओ. ठीक है. ट्रिक हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है बच्चों. फिर हमेशा स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली पढ़ना और याद रखना कि ना एक स्टेटमेंट पढ़ के आंसर मत निकालना कि पहला ही स्टेटमेंट पढ़ा, अरे फैक्ट से रॉन्ग है तो सीधा आंसर पे आ गए. नहीं, यू शुड रीड ऑल द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड देन फाइनली डिसाइड. कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. पहले ये भी सुन लो कि हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना. कई बार देखना कि उसमें से आपको मिल जाएगा कोई 2 स्टेटमेंट एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग होगा. जब आप वो चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे, 3-4 जितना भी दिया हुआ है, अगर उसमें आपको कोई 2 स्टेटमेंट पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग मिल जाए तो कॉमन सेंस कि वो 2 स्टेटमेंट तो एक साथ हो ही नहीं सकता. तो अब जिस जिस ऑप्शन में वो दोनों स्टेटमेंट एक साथ है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देना. आप समझ रहे हो. कई बार ध्यान देना, डेफिनेशन, स्टेटमेंट में ऐसे डेफिनेशन होगा ना, वो डेफिनेशन आपस में इंटरचेंज होगा. ठीक है. वो भी ध्यान रखना. और एक चीज़, कई बार एक स्टेटमेंट के थ्रू आप दूसरे स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग समझ सकते हो. अभी मैं आपको सारा समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. याद है ये ऊपर वाले एक क्वेश्चन बोल रही थी जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मैं हेल्प करूँगी. ये देखो ये वाला क्वेश्चन. क्यों मैं बोल रही थी कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना, और कैसे एक स्टेटमेंट से आपको दूसरे स्टेटमेंट के लिए हिंट मिल सकता. ठीक है. अभी देखो, मैं प्रॉपर एक एस्पायरेंट का मेंटालिटी बता रही हूँ. ठीक है. सपोज एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन मिला आपको, एग्जैक्टली आपका कैसा थॉट प्रोसेस होगा, आप क्या गलती करोगे और क्या आपको नहीं करना है, मैं सारा आपको बता रही हूँ. ध्यान से सुनना बच्चों. पहला स्टेटमेंट पढ़ो. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. आप लोग क्या करोगे, जैसे ही ये पढ़े स्टेटमेंट, आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी लिखा हुआ है, राइट, तो चांस है, फैक्ट है ये, तो ये रॉन्ग होगा. ठीक है. आप ऐसा अज्यूम कर लोगे कि फैक्ट दिया है तो रॉन्ग ही होगा. पर मैंने आपको क्या बोला, पहले सारा स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना कि वो सही है या गलत. तो आप बस मार्क करके रखना कि ठीक है, मुझे कॉशियस रहना है, ये देखो यहाँ पर फैक्ट है, क्या पता है चंद सानियाल की जगह कोई और कमिटी ने बोला. ठीक है. तो ये आप ऐसे मार्क करके रखना, लेकिन इसको एकदम फर्स्ट में ही रिजेक्ट मत करना. ठीक है. अब पढ़ना है दूसरा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स. जैसे सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े तो ट्रिक से भी पहले क्या आता है, नॉलेज. और ये वाला पढ़ते ही ऑलमोस्ट जिन लोगों ने पॉलिटी थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है वो अपने नॉलेज के बेसिस पे सेकंड को राइट करेंगे. एंड नॉलेज हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे. तो जैसे ही कोई स्टेटमेंट पढ़ा और नॉलेज से श्योर हो तो बस उसको राइट या रॉन्ग, जो भी आपका नॉलेज बोल रहा है, उसके बेसिस पे उसको सॉल्व कर लेना. ट्रिक्स को छोड़ना अभी के लिए. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो 100% राइट हो गया आपका. ठीक है. अब पढ़ो थर्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अगेन डिफाइंस. याद है, फैक्ट एक ट्रिक है, फैक्ट रॉन्ग होता है,
दूसरा ट्रिक बोला डिफाइन से लिखा है तो रॉन्ग होता है। अबाउ फोर्थ पे, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं पता मुझे, ठीक है, ये देखेंगे हम। तो एक चीज़ समझो, अपन नॉलेज के बेसिस पे 2 तो 100% राइट है। अगर 2 राइट है तो ये 2 तो पहले ही हट गया। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रही हूँ कि सारा स्टेटमेंट पहले पढ़ना, क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं सारा स्टेटमेंट और सीधा ये फैक्ट रॉन्ग होता है बोल के चले गए तो आप तो गड़बड़ ही कर दोगे, सीधा आप ये 2 को ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो पहले सारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर नॉलेज को प्रायोरिटी देंगे। नॉलेज को प्रायोरिटी देने पर 2 अगर आंसर में होना चाहिए तो सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब 50-50 पे हम आ गए। 50-50 में आने के बाद हमने क्या देखा कि 1 और 2 तो 100% राइट है, हमें बस फोर्थ का सोचना है, फोर्थ स्टेटमेंट राइट है या नहीं, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया कि ये वाला तो राइट है, भले ही ये फैक्ट है पर ये राइट है, राइट। अब ये ट्रिक भी काम करके आप देखोगे, अगर तो इसमें 3 तो है ही नहीं, इसका मतलब डिफाइन रॉन्ग होता है, वो भी सही हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। मैं आपको बोली ना कि एक स्टेटमेंट का कई बार वो स्टेटमेंट सही है या गलत आपको दूसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कैसे, अब देखो, ये वाला पढ़ो सेंटेंस, ध्यान से पढ़ना। ये एग्जाम हॉल में इतना दिमाग काम करता नहीं है, बट फिर भी ट्राई करना थोड़ा सा ऐसे लॉजिकल होने का। Pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed। अब मुझे एक बात बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ये एक्ट कौन पास कर सकता है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी ही तो एक्ट पास कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट एक्ट पास कर सकता है क्या, बताओ? नहीं ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन पढ़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी ही करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बात है तो पार्लियामेंट के अलावा ये कर ही कौन सकता है? तो ऑब्वियसली इन इंडिया पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तभी तो पार्लियामेंट ये कोर्ट एक्ट पास किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक स्टेटमेंट का आंसर दूसरे स्टेटमेंट से निकल सकता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर कि कितना इम्पॉर्टेंट है और ट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ट्रिक्स पता होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रिक्स बहुत कंफ्यूजिंग है और उन ट्रिक्स को सही से यूज़ कैसे करना है वही नहीं पता है। आप ट्रिक्स सुनते हो, फैक्ट्स रॉन्ग है करके एकदम ओवरवेल्म होके सीधा क्वेश्चन देखा, फैक्ट्स देखा, सीधा रॉन्ग करके आंसर पे जंप कर गए। ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये आपको नहीं करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। कुछ भी करो पर इसको ध्यान रखो कि हर एक स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, एंड उसके बाद पहले नॉलेज, फिर लॉजिक, फाइनली ट्रिक्स, ठीक है। PYQ का इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पर आपको अभी ही डेमो दे चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि सिमिलर ऑप्शंस हमेशा राइट होता है, एक एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। एक और चीज़ बताती हूँ, जब इकोनॉमिक्स का बात आएगा तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में यूजुअली जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन होगा उन्हीं में से एक ऑप्शन राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा है कि बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, सपोज ये क्वेश्चन, और आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन है ABCD, जिसमें एक ऑप्शन में लिखा है कि बैंक रेट इंक्रीज करने से टाइट मॉनिटरी पॉलिसी होता है, और दूसरे में लिखा होगा कि इजी मॉनिटरी पॉलिसी होता है। समझ आ रहा है? तो ये 2 एग्जैक्टली ओपोजिट है। तो अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ऐसे 2 पूरे ओपोजिट मिले ना ऑप्शंस, तो याद रखना उन दोनों ओपोजिट ऑप्शन में एक राइट है एक रॉन्ग है, बाकी 2 ऑप्शन पता नहीं, वो गया। इन्हीं में 50-50 तक तो पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है? और उसके बाद फिर एक चीज़ याद रखना कि जो इकोनॉमिक्स है
इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अच्छे से कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओ। जैसे ये बैंक रेट वाला था, इसमें अगर मैं आपको एक बार इसका आंसर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं तो बैंक रेट अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो जो कॉरपोरेट लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से क्या होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं। यही चीज़ अगर आप डिक्रीज़ कर दोगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। कम इंटरेस्ट रेट में होगा तो ज़्यादा, जितने भी ये बिज़नेस वाले हैं ये लोग जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा लोन लेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा। और अगर लोन ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट में हलचल ज़्यादा है, पैसे का फ्लो ज़्यादा है और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट के जगह ईजी है, लाइट है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक मतलब जस्ट पीस ऑफ कॉशन कि जो पॉलिटी होता है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ मत किया करो, ठीक है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ लो और कोशिश करना कि पॉलिटी में थोड़ा कम ट्रिक यूज़ करके थोड़ा ज़्यादा नॉलेज और फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में इजीली करंट अफेयर्स एंड ऑल में यूज़ करो, बट पॉलिटी में थोड़ा सा कॉशियस रहना, ठीक है। चलो फिर समराइज़ कर देती हूँ सारा जो भी ट्रिक्स मैंने एक बार बताया था। और अगर आपको इसका फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सारे ट्रिक्स एक जगह पे। और प्लीज़ अगर आप में से किसी ने फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो ट्रिक्स का समरी पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने क्या किया, आपको ऐसे डिवाइड करके बता दिया है कि क्या क्या चीज़ मिलेगा तो वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, ठीक है। कहीं भी डेटा और फैक्ट्स मिलेगा वो रॉन्ग है। वर्ड्स जैसे कि ग्रेटली इम्पैक्टेड, इन्फ्लुएंस, स्टीडीली इंक्रीज डिक्रीज या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ड, ये सारे रॉन्ग हैं। कहीं पर भी एक्सट्रीम वर्ड्स मिलेगा, ऑल, कांट, ड्रास्टिकली इंक्रीज, एनॉर्मसली, एनी, नन ऑफ दीज, तो ये सारे ऑप्शंस अगर कहीं पर भी हैं या ऐसा एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो वो सारे रॉन्ग होते हैं। अगर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में सो एंड सो चीज डिफाइंड है या मेंशन्ड है तो वो वाले भी रॉन्ग होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रिक समझ नहीं आ रहा है तो आप जाकर वीडियो में देख लो, क्लियरली मैंने विद एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा राइट हो सकता है स्टेटमेंट। अगर जो जितने भी सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वर्ड्स लाइक सम, मोर देन, लेस देन, कैन, मे, ऐसा टाइप का स्टेटमेंट है तो चांसेस है कि ये सॉफ्ट स्टेटमेंट्स राइट होंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक का अगर वो स्टेटमेंट्स है तो उसमें यूजुअली सारे स्टेटमेंट्स राइट होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में पूछा गया है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है तो ध्यान देना यूजुअली उनमें से आपस में इंटरचेंज किया होगा ऑप्शन। तो अगर एक गलती है तो कम से कम भी दो ऑप्शन, मिनिमम 2 ऑप्शंस उसमें रॉन्ग होंगे ही। क्यों, मैं कैसे बता रही हूँ, इंटरचेंज किया हुआ रहता है। तो अगर आपको कोई एक मिल जाए कि ये वाला पक्का से रॉन्ग है तो खोजना दूसरा और एक होगा जिससे वो इंटरचेंज किया होगा, ठीक है, ध्यान देना आप। उसके बाद अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है तो कुछ यूपीएससी के फेवरेट आंसर्स हैं, तो अगर ऑप्शन में ये सब मिल जाए, ये भी ऐड कर लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस मिल जाएं तो चांसेस है कि वही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। विजयनगरा किंगडम लिखा हुआ है ऑप्शन में, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आसियान है, तो ये सारे ऑप्शंस में मतलब अगर ये ऑप्शन में है कोई सा भी एक तो ये आंसर होगा, चांस है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे चांस है कि उन्हीं के बीच में कोई सा एक राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और कॉन्सेप्ट के ऊपर या कोई शॉर्ट में कुछ रिवाइज करवाना हो आपको, या कोई भी और ट्रिक्स आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है फिर बच्चों, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।